हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत कुमार आज से आपको मैथ्स की क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, 9 to 12 वैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं पहला चैप्टर आपका 10th क्लास से स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला चैप्टर आपका जो 10th क्लास में है वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम वास्तविक संख्याएं के बेसिक चीज़ें को जान लेते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याएं ये पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम संख्याओं के बारे में पहले बात करते हैं। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। ठीक है, देखिए संख्याएं ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखें संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? वो पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। पहली संख्या क्या होती हैं? आपकी वास्तविक संख्या। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। पहली क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दूसरी क्या होती हैं आपकी? दूसरी क्या होती हैं आपकी? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं 10th क्लास का वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जो है एक बार आपको बताना ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके माइंड से उतर गई हैं वो रिपीट हो जाएं। ठीक है, देखिए अब वास्तविक संख्याओं की हम परिभाषा देख लें। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वास्तविक संख्या की परिभाषा के लिए हम सीधी सी बात एक ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वे वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, दूसरी बात काल्पनिक संख्या के लिए क्या कह सकते हैं? जिस संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। जैसे -3, -5, 1, 3, 4, 5/2, √3। इस तरीके से काफ़ी संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था? जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। लिख देते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे √-1, √-2, √-3, ये सारी संख्याएं आपकी कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया न जा सके। ठीक है, हमने संख्याएं के कितने भेद पढ़े हैं? 2 भेद। संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं हमने वो जान लिया, काल्पनिक संख्या किन्हें कहते हैं हमने वो जान लिया। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में। देखिए, वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं। पहले क्या होती है? परमेय। दूसरी क्या होती है? अपरमेय संख्या। देखिए परमेय
संख्याएं, दूसरी क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, पहली क्या होती है, परिमेय संख्याएं, दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम एक इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एक इसका परिभाषा ये भी बन सकता है वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है, अब हम परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याएं के बारे में जानते हैं क्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल 0 हो। क्या, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल 0 हो, वो आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, देखिए लिखेंगे जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो बटे तीन, 4/3, 0, 4, डेल्टा। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने 0 क्यों लिया। अभी हमने कहा Q डज नॉट इक्वल 0 और यहाँ पे हमने 0 ले लिया। 0 का मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, 0/1, 0/2। हमारा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसका मान नहीं 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में 0 का जो है लिया है। ये आपका है 2/3, 4/3, 0, 4, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आप परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, √2, √3, पाई, अब यहाँ पे हमने पाई को भी लिया है एग्जाम्पल में। आप जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे पाई लिया है अपरिमेय में। 22/7 होता है तो हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 लिया जाता है वो कन्फर्म नहीं होता, मतलब वो लगभग में हम मान लेते हैं कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्याओं में ले लेते हैं। अगर हमारा पाई का मान कन्फर्म होता कि 22/7 होता है तो हम पाई को किस में रखते हैं, परिमेय संख्या में रखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पाई के बारे में, क्योंकि पाई का मान 22/7 निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लगभग में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे के लिए चलते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं। अब परिमेय संख्या
को हम और किस रूप में बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है, इसको भी हम कहते हैं। जैसे हम जानते तो हैं, सिंपल सा रूल तो यही होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो और Q का मान क्या ना होना चाहिए, 0 के बराबर ना हो, वो आपकी परिमेय संख्या है। और दूसरे शब्दों में हम किस तरीके से कह सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दशमलव प्रसार जिसका शांत और अशांत आवर्ती हो, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। दशमलव प्रसार जिसका शांत या अशांत आवर्ती उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार जिसका शांत या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 1/4 और 2/3 है। ठीक है, अब 1/4 का देखते हैं ये शांत है या अशांत, और 2/3 का भी हम चेक कर लेते हैं ये शांत है या अशांत। ठीक है, 1/4 को हम भाग से देखेंगे तो यहाँ 1 लिया, 0 लगाया, दशमलव लगाया, तो आपका 0 जब आएगा 1, 0 लगाएंगे तो ये 0 से भाग जाएगा तो 1 उतर आएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, फिर 0, 4 पंचे 20, कट गया। ठीक है, तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दशमलव लगाया 0, 3 6 18, फिर 2 बचा, 0 लगाया, 3 6 18, फिर 2 बचा। इस तरीके से ये देखिए कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत नहीं है, अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि हम 3 से इसको भाग देते जा रहे हैं तो 0.6666 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या को 2 डिफिनीशन से देख लिए हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सके। Q डज नॉट इक्वल 0 हो, वो आपकी परिमेय संख्या है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं दशमलव प्रसार जिसका शांत या अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब अशांत अनावर्ती कैसा होता है वो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में √2 बराबर 1.4142 डैश डैश डैश। देखिए यहाँ हमने √2 का मान निकाला है, √2 का मान निकाला है तो 1.4142, फिर इस तरीके से 4 3 4 4 4 5 इस तरीके से ये बढ़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 0.41 के बाद 41 आता तो आपका वो कैसा होता, अशांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पे 41 के बाद 42 आ रहा है तो ये अशांत अनावर्ती, मतलब बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं बन रहा है, मतलब पेयर, जैसे जिसको बोलते हैं हम पेयर ना बनना। 41 के बाद 42 आ रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, 4 3 आ जाएगा फिर पेयर, तो ये अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे चलते हैं इसके। ठीक है,
देखिए उसके आगे परमेय संख्या, परमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके कितने भाग हैं वो देखेंगे हम। परमेय संख्याएं के दो भाग हैं। परमेय संख्याओं के दो भाग हैं। पहला आपका भिन्न है, दूसरा क्या है, पूर्णांक। भिन्न जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा क्या है, पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर, ठीक है। अब भिन्न किस रूप का होता है उसको देखेंगे, अब पूर्णांक क्या है उसको देखेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा भिन्न अंश बटे हर, क्या पढ़ा होगा, अंश बटे हर पढ़ा होगा ना। तो अंश बटे हर को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। कैसे, पी अपॉन क्यू या तो बोल सकते हैं, जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, ठीक है। क्यू का जो मान हो वो डज नॉट इक्वल 0 1, मतलब 0 और 1 के बराबर नहीं है, तभी वो भिन्न होगी। जैसे 2/3 है, या 3/2 है, 2/3 है, 3/2 है। अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो 3 बचेगा, तो अंश बटा हर के रूप या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं दिखेगा आपका, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है, -1/5 डैश। ये आपका एग्जाम्पल हो गया भिन्न संख्या का, ठीक है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या पी अपॉन क्यू, ठीक है। एग्जाम्पल -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इधर भी और डैश डैश इधर भी होता है, ठीक है। ये आपकी पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक में भी भेद हैं आपके। कितने भेद होते हैं पूर्णांक के, 3 भेद होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य या 0। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा शून्य पूर्णांक। तीसरा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पहला ऋणात्मक, दूसरा शून्य, फिर धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में आपके क्या होंगे, जितने भी माइनस वाले होंगे, -1 -2 -3, इस तरीके की जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होंगी वो सब आपकी क्या होंगी, ऋणात्मक में होंगी। शून्य में सिर्फ 0 ही बचेगा, ठीक है। धनात्मक में 1 2 3 4 इस तरीके से डैश डैश, प्लस के जितने भी संख्याएं होंगी वो आपका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकृत संख्या बोल सकते हैं। 1 से लेके हमारी जितनी भी पॉजिटिव होती हैं संख्या वो हमारी प्रकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्रकृत संख्या, ठीक है, प्रकृत संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद हम अगर शून्य को और धनात्मक संख्याओं को मिला देंगे तो आपकी क्या संख्या बनेगी, कौन सी, पूर्ण संख्या। क्या बनेगी, पूर्ण संख्या, ठीक है। हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से लेके +∞ तक जितनी भी होती हैं वो सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या के बारे में भी हम लोग जानते हैं, +1 से लेके जितनी भी प्लस पॉजिटिव की इनफाइनाइट तक की संख्याएं होती हैं वो सब हमारी क्या होती हैं, प्रकृत संख्या होती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे और भी कुछ चीज़ें हैं उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, सम संख्या, ठीक है। आप लोग तो सभी जानते होंगे सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए वो हमारी सम संख्याएं होती है। या ये भी कह सकते हैं जिसके लास्ट में या अंत में 0 2 4 6 8 आए वो सम संख्या होती है, ठीक है। क्या, जो 2 से पूरा पूरा
कट जाए। बस आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसके बाद आएगा विषम संख्या, ऑड नंबर, सॉरी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से ना कटे, ठीक है। क्या होती है? जो 2 से ना कटे वो सारी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या होती है। जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, ठीक है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से जो है सारी संख्याएं आपकी होती हैं विषम संख्या, ठीक है। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। तीसरा पॉइंट क्या है? अभाज्य संख्या। यह इसको हम लोग एक शब्द और भी बोलते हैं, ऋण संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इसका परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे, वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी प्रकृत संख्या जो 1 या स्वयं से कटे, ऐसी प्रकृत संख्या जो 1 या स्वयं से कटे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। ये आपकी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर, ठीक है। ठीक, अब चौथा पॉइंट देखेंगे, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, अब इसकी परिभाषा क्या होगी वो जाने। देखिए, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या की परिभाषा ये होगी, जैसे देखिए आप लोगों ने अभाज्य की पढ़ी, ऐसी प्रकृत संख्या जो 1 या स्वयं से कटे, तो इसके लिए इसका उल्टा हो जाएगा, 1 से कटे, स्वयं से कटे या अन्य किसी से भी कट जाए। 1 से कटे, स्वयं से कटे या अन्य किसी से भी कट जाए तो आपकी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं या अन्य किसी से भी कटे, ठीक है। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं या अन्य किसी से भी कटे या कट जाए, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 10 है, इस तरीके से काफ़ी संख्याएं हैं। 4 जैसे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो हो गया ना, 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और अन्य किसी से भी कटा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, असभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसके बारे में जान लें। जिसका एचसीएफ 1 होगा वह असभाज्य संख्या होगी, ठीक है। क्या बोले? जिसका एचसीएफ 1 होगा वह असहभाज्य
संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया। इसको सारे को नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे देखिए, आपके चैप्टर में 2-3 चीज़ें ऐसी आई हैं जिनको हमें पढ़ना है। जिससे पहला आया है प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर एल्गोरिथम। ये चीज़ें हैं क्या, इनके बारे में हमें भी जानना है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रमेयिका देखिए, वैसे तो हम ये कह सकते हैं प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है? सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसका प्रयोग अन्य किसी कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। वैसे खुद ये प्रमेयिका जो शब्द आया है, एक खुद सिद्ध किया हुआ एक कथन है, लेकिन इसका जो प्रयोग है अन्य किसी कथन को सिद्ध करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या हमने बताया? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब इसके बारे में हम जान लें। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब इसके बारे में समझ ले, A और B और Q और R क्या है। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल, लास्ट में क्या होता है? शेषफल। यहाँ पे भाजक को हमने B मान लिया है, भाज्य को A मान लिया है, भागफल को Q मान लिया है, शेषफल को R मान लिया है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R।
देखिए आपको ए और बी दिया रहेगा, ठीक है, भाजक और भाज्य दिए रहेंगे, तो आपको जब भाग दोगे तो भागफल आएगा और शेषफल आएगा। तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, A = BQ + R, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मान लीजिए 2 और 23, ठीक है, तो 2 से भाग दिया 23 को, 2 1 के 2 कट गया, 3 उतारा, 2 1 के 2, बचा क्या 1। ये आपका क्या है B, ये आपका क्या है Q, और ये आपका क्या है R, और ये आपका क्या है A, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट लिख दे रहे हैं। B से R का मान हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। B से R का मान हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब शेषफल जो आएगा वो जिससे हम भाग देते हैं वो उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए शेषफल का मान, ठीक है। भाज्य, इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, तो इसके आगे चलते हैं। प्रमेयिका के बारे में जान लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान लिया, अब आते हैं एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर इसको आपको बताते हैं। देखिए सुपरिभाषित एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। देखिए हमने क्या बताया, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एल्गोरिथम एक ऐसा सुपरिभाषित चरण होता है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हमें विधि या प्रक्रिया प्रदान करता है। जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उस स्टेप को सॉल्व करने के लिए ये एक सुपरिभाषित चरण होता है एल्गोरिथम, ठीक है। अब चरण के बारे में जान लेते हैं।
चरण 1, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग की, इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर डी। ठीक है, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पहले चरण में ए और बी आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ हमें क्यू और आर ज्ञात होता है। दूसरा चरण, यदि r बराबर 0 है तो b पूर्णांकों b का HCF है। ठीक है, यदि r बराबर 0 है तो b पूर्णांकों a और b का HCF, ठीक है, HCF है। यदि r डज नॉट इक्वल 0 है तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हमें ए और बी जैसे दिए रहते हैं क्वेश्चन में 2 स्टेप, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं HCF निकालने के लिए। तो R का मान अगर हमारा 0 आ जाता है तो वहीं पे हमारा स्टेप खत्म हो जाता है। अगर R का मान 0 नहीं आता है तो फिर से उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। वही चीज़ यहाँ दूसरे चरण में कह रहा है, यदि R बराबर 0 है तो B पूर्णांकों A और B का HCF है। ठीक है, B पूर्णांकों A और B का क्या है, HCF है। यदि R बराबर 0 नहीं है, यदि R डज नॉट इक्वल 0 है तो B और Q के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा चरण, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। ठीक है, तीसरे चरण में हमने क्या कहा इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। आपको एल्गोरिथम का जो प्रयोग करना है तब तक प्रयोग करते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए।
इस स्थिति में प्राप्त भाजक अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो इस स्थिति में जो प्राप्त भाजक होगा वो आपका क्या बन जाएगा, HCl। फिर से समझ लीजिए, आपको इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। अगर आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो इस स्थिति में जो आपका भाजक होगा वो आपका क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, आपके चैप्टर का बेसिक चीज़ें आपको हमने सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है।